जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 62 में। आज दोस्तों 62वां लेक्चर है, यानी कि हम 62 लेक्चर कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। कल मैंने अर्थशास्त्र को 1.5 घंटे पढ़ाया था, जहाँ मैंने वो डिटेल में मैंने आपको अर्थशास्त्र जो चाणक्य की बुक है, आचार्य चाणक्य की, कौटिल्य की जो बुक है, विष्णुगुप्त की जो बुक है, अर्थशास्त्र पर चर्चा कर रहे थे। आज दोस्तों अर्थशास्त्र की बुक को लेकर के आज सेकेंड पार्ट है। आज हम फिर अर्थशास्त्र को देखने वाले हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र से यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती रही है। कभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से पूछती है, कभी जो है स्लेवरी से लेकर पूछती है, तो कभी गुलामों से लेकर पूछती है। तो यूपीएससी वेरी इंटरेस्टिंग रहती है लिटरेचर को लेकर के। और अर्थशास्त्र दोस्तों इसलिए मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये भी है कि मैं ही दोस्तों भविष्य में जब आपको अभी जीएस खत्म हो जाएगा तो मैं आपको ऑप्शनल भी पढ़ाऊंगा यूपीएससी का, PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। दोस्तों उसमें जो है अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है आपको डीपली। तो ये लेक्चर PSIR ऑप्शनल अगर कोई देख रहा है उसके लिए भी कामगार है, और जो यूपीएससी का जीएस एंशिएंट हिस्ट्री में अर्थशास्त्र पढ़ना होता है तो उसके लिए भी कामगार है। यानी कि दोनों के लिए फायदेमंद लेक्चर है और दोनों जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये PSIR ऑप्शनल के लिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज दोस्तों पार्ट 2 है। कल के लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था कौटिल्य से, इंट्रोडक्शन कराया था। 7 एलिमेंट मैंने आपको स्टेट के बताए थे कल के लेक्चर में, जिसमें किंग, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, बल और जो है मित्र। उसके बाद दोस्तों हम आ चुके थे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे, और आज दोस्तों हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने कल पढ़ लिया था एक्सर्प्ट फ्रॉम अर्थशास्त्र, ठीक है, इनको हमने कल पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम नेचर इंडिया कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन का देखेंगे कि कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या था। तो आज का जो एजेंडा रहेगा उसको आप समझ लीजिए। अभी हम आपको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे पहले, उसमें जो है हम ये ABCD करके 4 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद 5th नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैं आपको ABCDEF तक की बात करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, कंपेयर करूंगा कौटिल्य को प्लेटो के साथ, अरिस्टोटल के साथ, मैकियावेली के साथ, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में जो है कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज का लेक्चर में शुरू करेंगे पार्ट 2 में, उसका नाम है दोस्तों इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम दोस्तों इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे पहुंच चुके हैं, और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बताऊं तो इसके बारे में जिक्र जो है बुक 2 जो अर्थशास्त्र की है, द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंट्स, ठीक है, उसमें जो है इसके बारे में चर्चा मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में, जैसे ट्रेजरी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वेट, मेजर, शिप्स, इनके बारे में चर्चा बुक 2 में मिलती है, ठीक है। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने कल आपको ये बता दिया था एक्सर्ट फ्रॉम अर्थशास्त्र, जिसमें मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कब उसको हटाना है, कब निकालना है, कब किसको मारना है। तो ये सारी बातें कल मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताई थी कि कंडक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट का कैसा होना चाहिए। ये चैप्टर 9 जो है वो इससे डील करता है, ठीक है। आज हम दोस्तों B नंबर को देखने वाले हैं। ये सारी बातें कल मैं कर चुका हूँ आपसे, ठीक है, ये मैंने कल पढ़ाया था। आज हम B नंबर पे देखेंगे नेचर ऑफ कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौटिल्य के प्रशासन का नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी, इसको लेकर के अब हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो कौटिल्य का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सेंट्रलाइज था, ठीक है। कौटिल्य का एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन कैसा था, सेंट्रलाइज था। सेंटर पे जो है किंग रहता था, आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। लेकिन किंग जो है अकेले तो रूल कर नहीं सकता है, तो उसको मिनिस्टर चाहिए होते हैं, रेवेन्यू कलेक्टर चाहिए होते हैं, स्पाई सिस्टम चाहिए होता है, मिलिट्री ऑफिसर चाहिए होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो कौटिल्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिरार्की पे बेस्ड है, ठीक है। वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है और सर्विलांस भी है, यानी कि उत्तरदायी आपको माना जाएगा अगर आप गलती करोगे, ठीक है, रिजाइन करना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान के तरीके से। कौटिल्य की अगर बात की जाए तो ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड बताते हैं कि गुड एक अच्छा प्रशासन, एक सुशासन। दोस्तों जिस मैं वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है पॉलिटिक्स फॉर इंडिया। ये दोस्तों वेबसाइट अक्सर टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, तो आपको अगर ये कंटेंट चाहिए हो तो आप इसी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है। और कौटिल्य दोस्तों ऐसा बिलीव करते हैं कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड इस बात पर करता है कि सिलेक्शन जो है कैपेबल ऑफिशियल का होना चाहिए। अगर कैपेबल ऑफिशियल का सिलेक्शन ही नहीं होगा, करप्शन से आएंगे, भ्रष्टाचार से आएंगे, पेपर लीक होकर के आएंगे, तो फिर वो ऑफिसर सही निकलेंगे नहीं। या फिर मान लीजिए इवोल्यूशन में आपने गलती कर दी। तो अर्थशास्त्र कहता है कि परफॉर्मेंस, कैरेक्टर और लॉयल्टी को देख करके जो है किसी भी ऑफिसर की या मंत्री की जो है भर्ती करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी जो उठा के ले आए, कैपेबल होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसका पास कैरेक्टर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो किंग कहता है कि किंग की अगर बात की जाए तो किंग जो है सबसे बड़ी जो राजा की 2 विशेषता बताई गई हैं। राजा 2 प्रकार से बनता है, पहला हार्ड वर्किंग होना चाहिए राजा, और दूसरा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, संयम होना चाहिए, रिस्ट्रेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है।
उसको जो है अपना कुछ समय कंसल्टेशन में देना चाहिए। कंसल्टेशन मतलब सलाह जैसे लेने में, ठीक है, देने में। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को देना चाहिए, रेवेन्यू को देखे राजा, मिलिट्री अफेयर को भी देखे, पब्लिक वेलफेयर को भी देखे। तो कौटिल्य के हिसाब से ये हार्ड वर्किंग राजा ही कर सकता है, ठीक है। और राजा जो है वही एक राज्य का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वही जो है एक स्ट्रेंथ स्टेट की दिखाता है। अगर राजा बेकार तो सब बेकार। किंग की ड्यूटी दोस्तों लोगों को प्रोटेक्ट करना भी है और आर्डर को प्रिजर्व करना भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में जो है मत्स्य न्याय चल रहा है। मत्स्य न्याय मतलब कोई भी किसी को मार डाल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। कोई ताकतवर कमजोर को मार डाल रहा है, कोई न्याय नहीं है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, ये नहीं चलना चाहिए। एक क्रम होना चाहिए, आर्डर होना चाहिए, रूल होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, वही पे चीज़ें चलनी चाहिए। मत्स्य न्याय नहीं होना चाहिए। मत्स्य न्याय का मतलब कि कोई भी किसी को मार डाल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है, अराजकता फैली हुई पूरी राज्य में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई रूल होना चाहिए, एकदम रूल बेस्ड, ठीक है। आर्डर एक क्रम होना चाहिए, ठीक है। तो वीक को जो है प्रोटेक्ट करना ये राजा को काम है। कौटिल्य कहता है कि ब्यूरोक्रेसी पे भी डिटेल में चर्चा कौटिल्य करता है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी के जो ऑफिसर हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, माइंस, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौटिल्य जो है ड्यूटी और परफॉर्मेंस जो है हर ऑफिशियल की जो है डिटरमाइन करते हैं कि इस ऑफिशियल का काम क्या होगा। कौटिल्य दोस्तों ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं रेवेन्यू को, क्योंकि रेवेन्यू दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है ना, इनकी बुक ही का नाम है अर्थशास्त्र, पैसे से रिलेटेड। तो रेवेन्यू का जो ऑफिसर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बैकबोन है स्टेट की। अगर रेवेन्यू में गड़बड़ कर देगा, हिसाब किताब में गड़बड़ कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कौटिल्य कहते हैं कि स्टेट रेगुलेशन जो है कौटिल्य सपोर्ट करते हैं कि स्टेट की रेगुलेशन इकोनॉमिक लाइफ पे होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि किस प्रकार की बात कर रहे हैं दोस्तों, कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका नहीं, अमेरिका वाली बात नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल। तो स्टेट सुपरवाइज करेगा एग्रीकल्चर, ट्रेड, माइंस, फॉरेस्ट, टोल्स, प्राइस। स्टेट को दोस्तों किसी प्रकार का ऑर्डर डिसऑर्डर भी स्टेट में होने से रोकना है, चीटिंग रोकनी है, होर्डिंग रोकनी है। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति कालाबाजारी कर रहा है, समझ रहे हो। रेवेन्यू का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेट में रोकनी है। कौटिल्य कहते हैं कि कौटिल्य हमेशा जो है हार्ड रियलिस्ट हैं। हार्ड रियलिस्ट मतलब एकदम कट्टर रियलिस्ट, यथार्थवादी, कोई आइडियलिस्ट बातें नहीं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि किंग की जो खुशी है वो प्रजा की खुशी में है, यानी कि सब्जेक्ट की खुशी में है। और स्टेट को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर, ट्रेड रूट, फॉरेस्ट और सेटलमेंट। अर्थशास्त्र दोस्तों मेंशन करता है कि किंग को जो है जो रीजन ऐसे हैं, मान लो कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे शत्रु ने अटैक कर दिया है, एनेमी का अटैक हो चुका है, कोई रोग है, कोई फैमिन है, तो वहाँ पे किंग को टैक्स में छूट दे देनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे प्रॉस्परस पॉपुलेशन है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉस्परस पॉपुलेशन है वहाँ पे टैक्स लेना चाहिए। पुअर और डिससेटिस्फाइड जो पीपल हैं, ठीक है, वो रिबेल कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि गरीबी नहीं होनी चाहिए समाज में, समझ रहे हो। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना, जो अरे आज ऐसे समझो, अफ्रीका में आज जो है दंगे, लड़ाई, मारकाट, आतंकवादी सब क्यों पले हैं अफ्रीका में? उसके पीछे कारण है कि वहाँ पे गरीबी है, डिससेटिस्फाइड लोग हैं। तो सीधी सी बात है, फिर वहाँ पे यही सब होगा। तो गरीबी का मेन कारण जो है, जो पुअर लोग होंगे वही जो है विद्रोह करेंगे। जैसे मान लो मैं गरीब हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ बिक जाऊँगा, चाइना के साथ बिक जाऊँगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो गरीबी दोस्तों रिबेल पैदा करती है, विद्रोह पैदा करती है। इसलिए देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए। गरीबी से जो है वो आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, हो सकता है शत्रु के हाथ बिक जाए जाकर के, ये चिंता रहती है। क्राइम वहीं पे दोस्तों ज़्यादा होती है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लो, क्राइम वहाँ पे नहीं होता। उसके पीछे कारण ये है कि संपन्न जब होते हो ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत, तो तुम चोरी काय करोगे, डकैती काय करोगे? नहीं करोगे। जब कमी होती है तभी ये चोरी डकैती होती है। इसलिए आप देखिए जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे चोरी डकैती इसलिए नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पैसा है। कौटिल्य दोस्तों हाई इंपॉर्टेंस देते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। कहते हैं कि दंड जो है नेसेसरी है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब पनिशमेंट प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब जितनी आपने क्राइम किया है उतना अनुपात में जो है आपको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सज़ा बहुत ज़्यादा दे दो, मतलब उतनी सज़ा जितना तुमने कांड किया है, ठीक है। कौटिल्य दोस्तों एक भेद भी कर देते हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर के बीच में, ठीक है। तो कौटिल्य जो है डिस्टिंक्शन करते हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर के बीच में, ठीक है। करप्शन पे देखिए कौटिल्य क्या बोलते हैं। तो कौटिल्य कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा करप्शन पे जो है कौटिल्य चिंतित हैं, करप्शन को लेकर के, क्योंकि करप्शन जो है ये इनएविटेबल है पब्लिक लाइफ में। करप्शन तो होके रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल जो होते हैं ना अधिकारी, उन्हीं के पास मनी होती है, गुड्स होती हैं और पावर भी होती है, ठीक है। जैसे हनी को अगर आप जीप पर रख दो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफ्यूज ना हो आपके टेस्ट में, होएगा जरूर, चाटोगे जरूर थोड़ा बहुत। बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कौटिल्य कहते हैं कि करप्शन जो है डिजायरेबल बिल्कुल भी नहीं है,
करप्शन जो है वीक कर देती है स्टेट को, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है दीमक की तरीके से। ये रेवेन्यू को रिड्यूस करती है, पब्लिक ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि भैया करप्शन जहाँ हो गया पब्लिक भरोसे नहीं करेगी। और स्टेट को वल्नरेबल कर देती है इनेमी के खिलाफ। जैसे मान लो कोई तुम्हारा अगर करप्ट ऑफिशियल होंगे तो पता चला शत्रु के हाथों बिक गए, ठीक है, तो वो तो बिके हुए आदमी है। तो कौटिल्य दोस्तों बहुत प्रकार के फाइनेंशियल करप्शन बताता है। जैसे ऑफिशियल जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं वेट और मेजर को। जैसे मान लो 1 किलो का बांट है, कहते हैं कि 900 ग्राम का है, ठीक है, तो ये नापने तोलने में गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश में जितने भी बांट होते हैं, वेट मेजर होते हैं, वो सब गवर्नमेंट सर्टिफाइड रहते हैं। दोस्तों ये सेल कर सकते हैं गुड को हायर प्राइस पे, लेकिन लोअर प्राइस पे जो है अकाउंट में दिखाएंगे। फिर ये जो है सेल करेंगे पब्लिक गुड को लोअर प्राइस पे प्राइवेट बेनिफिट के लिए, समझ रहे हो। तो पब्लिक गुड को किस पे, लोअर प्राइस पे। जैसे मान लो कोई ठेका आया तुम्हारे पास, तुमने क्या किया कि उसको सस्ते में बेच दिया, ज़मीन को सस्ते में बेच दिया, प्राइवेट बेच दिया कि तुम हमें जो है साइड में दे देना, हम तुम्हें 5 रुपये में दे दे रहे ज़मीन, समझ रहे हो। तो ये क्या करेंगे, पब्लिक गुड्स को समझ रहे हो, उसको सस्ते दाम में बेच देंगे। तो करप्शन करने के तरीके बता रहे हैं कौटिल्य। आज भी यही होता है समझ रहे हो, हाईवे निकलता है, दुनिया निकलता है, सब पहले पता होता है अधिकारियों को। कौटिल्य दोस्तों सजेस्ट करते हैं सेवरल मेजर करप्शन को पकड़ने के लिए। क्या, ऑफिशियल को जो है केयरफुल्ली सेलेक्ट करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए अच्छे से। यूपीएससी तो करती है ही, लेकिन फिर भी चकमा जैसे आदमी निकल आते हैं। अकाउंट शुड बी रेगुलरली चेक, अकाउंट जो है कंटिन्यू चेक होने जाने चाहिए। ऑफिशियल शुड बी ट्रांसफ़र, ऑफिशियल का ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए, ताकि वो एक जगह पे अपना पूरा बना ना ले सिस्टम बैठ के, तो उनको बदलते रहो, ट्रांसफ़र करते रहो, ठीक है, क्योंकि वो लूप होल से फैमिलियर हो जाते हैं अगर एक ही जगह रहेंगे बहुत समय तक। स्पाई को यूज करना चाहिए मॉनिटर करने के लिए उनके कंडक्ट को, ठीक है, जैसे बिस्कन्या बेच दो, कुछ भी बेच दो, कबूला लो जा करके। विसिल ब्लोवर को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए। जैसे मान लो जो भी पर्दाफाश करे करप्शन का, उसको इनाम दो और उसकी प्रोटेक्शन दो। कौटिल्य दोस्तों सपोर्ट करते हैं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को। ये कहते हैं कि करप्शन सिर्फ जो है उसको नहीं मिलना चाहिए जिसने करप्शन किया, नहीं, दोनों को करप्शन मतलब दोनों को जो है दंड मिलना चाहिए। जिसने पैसे दिए थे और जिसने पैसे लिए थे, दोनों को दंड दीजिए, पूरी चैन को जो है दंडित कीजिए, पनिशमेंट दीजिए, ठीक है। तो इसमें दायक का मतलब वो होता है जिसने करप्शन जो है दिया। अब प्रतिग्राहक का मतलब ये होता है जिसने करप्शन को रिसीव किया। निधायक का मतलब ये होता है जो इलीगल मनी को स्टोर कर रहा है। तो ये तीनों, दायक, प्रतिग्राहक और निधायक, तीनों को दंड दो, पूरी चैन को दंड दो, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि पब्लिक ह्यूमिलेशन करो, मतलब समाज में जाकर के बेइज्जती करो ढंग से। और जो ऑनेस्ट ऑफिसर हो उनके समाज में जाकर के इज्जत उतारो। इज्जत उतारो का मतलब इज्जत उतारो उतारो नहीं, इज्जत मतलब करो, ठीक है। जो अच्छे हैं उनकी सम्मान करो पब्लिकली, और जो करप्ट हैं उनकी पब्लिकली बेइज्जती करो। अब देखिए एस्पिनोज और इंटेलिजेंस सिस्टम पे जो है क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीक्रेट जो कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का स्पाई के थ्रू, उसको करते रहना चाहिए। स्पाई के थ्रू सीक्रेट कलेक्शन इंफॉर्मेशन का करो। कौटिल्य कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस जो है एस्पिनोज को देते हैं, क्योंकि एस्पिनोज जो होते हैं ना, जो एस्पिनोज होते हैं यानी कि जो जासूस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कल भी उनकी महिमा बताई थी कि जासूस कितना काम करेंगे, ऑफिसर को पकड़ेंगे जो करप्ट होगा, ठीक है। ये विदेशी राजाओं को जो भड़काने का काम करेंगे, उल्टी सीधी सलाह देंगे जाकर विदेश में जाकर के। तो पब्लिक का जो अंदर जो क्या चल रहा है, बात क्या पब्लिक कर रही है, उसकी जानकारी राजक देंगे ताकि विद्रोह होने से पहले उसे दबाया जा सके। तो अंदर की जानकारी एस्पिनोज देते हैं। तो एस्पिनोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र में। तो किंग जो है टोटली मिनिस्टर ऑफिसर पे डिपेंड नहीं हो सकता, उसके लिए उसे जासूस चाहिए होंगे, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस सिस्टम चाहिए होगा कि इनसाइड और आउटसाइड किंगडम में क्या चल रहा है, क्योंकि ऑफिसर गलत जानकारी दे सकते हैं ना, तो स्पाई वो बढ़िया होते हैं। तो स्पाई जो है करप्शन को डिटेक्ट करेंगे, शत्रु को पकड़ कर दिखाएंगे, मॉनिटर करेंगे पब्लिक ओपिनियन को, और हॉस्टाइल जो स्टेट हैं उनको कमज़ोर करेंगे। हॉस्टाइल स्टेट को कमज़ोर कैसे करेंगे, वहाँ पे जाएंगे उनके शत्रु, मतलब जो शत्रु हमारा होगा उसके यहाँ पे जा करके उसको उल्टी सीधी सलाह देंगे जा करके, और उसका काम बिगाड़ेंगे जा करके, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया। अर्थशास्त्र दोस्तों एक डिटेल लिस्ट देती है स्पाई की, ठीक है। स्पाई किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, स्टूडेंट की फॉर्म में, रेगुलेटर्स की फॉर्म में, हाउस होल्डर की फॉर्म में, एसेटिक की फॉर्म में। वुमेन दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज की जाती थी इंटेलिजेंस वर्क के लिए, समझ रहे हो। जैसे हम आपको बताएं तो एक हनी ट्रैप चला था। हनी ट्रैप में क्या होता था कि वुमेन जो है, जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई मान लो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, तो वुमेन जाती थी, ठीक है, हनी ट्रैप में उनको फांसती थी, वीडियो बना लेती थी और फिर उनको ब्लैकमेल होता था। तो इसी को हनी ट्रैप कहते हैं। इसके चक्कर में जाने कितने लोग फंसे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन बेटा सतर्क करो। वुमेन जो है यूज़ की जाती है इंटेलिजेंस वर्क में,
फिर इंटरटेनर हो गए, जैसे जो इंटरटेन करने आते हैं, डांसर हो गए, वुमेन हो गई, ये लैंग्वेज में सिग्नल में ट्रेंड की जाती थी ताकि डिटेक्ट कर सकें क्रिमिनल को, फॉरेन स्पाई को, समझ रहे हो। तो स्पाई जो है उनको रिवार्ड दिया जाता था, ऑनर किया जाता था, मनी दी जाती थी, और वो सारी चीज़ें जो है राजा को बताते रहते थे। कौटिल्य दोस्तों यूज करता है स्पाई को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए स्पाई बहुत ज़रूरी है। करप्ट ऑफिशियल के बारे में बताएंगे, पब्लिक ओपिनियन बताएंगे, सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी अगर कोई चल रही होगी उसके बारे में आप बता देंगे पहले से। और साथ ही में वो लॉयल्टी भी चेक करता था राजा मिनिस्टर ऑफिशियल की, सीक्रेट ये जो स्पाई होते थे। कैसे, मान लो हम गए, हमने कहा कि वो राजा बहुत बुरा है, उसको जो है तुम मार दो, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, और कहीं अधिकारी मान गया, कहीं ऑफिशियल मान गया, बस हम बता देंगे राजा को जाकर कि ये देखो तुम्हारे खिलाफ कह रहा था कि इसको मार देंगे, समझ लो खेल हो गया उसका ख़त्म। ठीक है, तो ये डिस्ट्रस्ट अनचेक करते हैं पावर को। तो ऑफिशियल को जो है, अगर जो है ऑफिशियल को आप चेक नहीं करोगे तो वो जो है बिट्रेल यानी कि धोखा कर सकते हैं राजा के साथ। तो हमेशा जो है ऑफिशियल की जो लॉयल्टी है उसको टेस्ट करते रहना चाहिए। कौटिल्य स्पाई को साइकोलॉजिकल वारफेयर के तौर पे भी यूज करते हैं। जैसे संसु दोस्तों एक चाइना का व्यक्ति हुआ था, संसु, ठीक है, वैसे कौटिल्य भी कहते हैं कि स्पाई को जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर के रूप में यूज करो। ठीक है, कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। रणभूमि में उतरने से पहले मनभूमि में उतरना पड़ता है। ठीक है, तो युद्ध साइकोलॉजी से भी खेले जाते हैं। साइकोलॉजी कैसे, माइंड में खेलो, डरा दो, धमका दो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, साइकोलॉजी से खेलता है, समझ रहे, तुम्हें इतनी धमकी देगा, डरा देगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम पहले हार जाओगे, समझ रहे हो। हम तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा हम अस्त्र चलाएंगे कि तुम्हारे पूरे समूल नष्ट कर देंगे, तुम्हारे युग युग याद करेंगे, तुम्हारा नाम निशान मिटा देंगे। साइकोलॉजिकल वार, ठीक है। तो कुछ भी हथकंडा यूज करो, कुल मिला के साइकोलॉजिकल हराओ। जैसे रिलीजियस फिकर कह दो कि नहीं तुम्हें जो है फला देवी देवता जो है वो नाराज हैं, शनि देवता तुम्हारे ऊपर, तुम हार जाओगे युद्ध, मतलब उल्टा सीधा वहाँ पे जाओ, भविष्यवाणी कर दो जाकर। जैसे मान लो हम अपना एक पंडित भेजें राजा के दूसरे यहाँ, और कहते हैं जाकर तुम इसको ये बता दो कि तुमने अगर युद्ध लड़ा तो तुम मार खाओगे, तुम जो है मारे जाओगे, तुम्हारा हाथ पैर काट दिया जाएगा, ये हम देख पा रहे हैं भविष्य, ठीक है। और लेकिन अगर उसी पंडित को उस राजा ने पकड़ करके कैद कर लिया और उसको गोली मार दी, तो फिर वो राजा कहेगा कि बेटा अगर इतने तुम विद्वान थे तो तुम अपना देख लेते, तुम मारे गए। ठीक है, तो ये दोस्तों साइकोलॉजिकल वारफेयर है, ठीक है। तो ये है, तो कुछ भी मतलब उल्लू बनाओ जाकर, एनिमी जो शत्रु राजा है उसको कुछ भी उल्टा बनाओ जाकर के, भविष्यवाणी करो जाकर उल्टी सीधी, ठीक है, और डर उसके दिमाग में बैठा दो, ठीक है। तो देखिए कौटिल्य भी अगर ध्यान से देखोगे तो कौटिल्य भी धर्म की आड़ ले रहे हैं कि धर्म का यूज कैसे करना है दूसरे को डराने के लिए, समझो। जैसे मैकियावेली ने भी कहा था कि जो धर्म है वो राजा के लिए वरदान है, राजा धर्म का यूज करे, समझ रहे हो। तो कौटिल्य भी धर्म कह रहे हैं कि धर्म का यूज करो, भविष्यवाणी उल्टी सीधी करो जाकर, धर्म का यूज करो, ठीक है। अब दोस्तों एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के चाणक्य क्या कहते हैं। एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी स्टेट क्राफ्ट का। एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट रिलेशन का आप कैसे करोगे अदर स्टेट के साथ। इंटरनल स्टेट किसी भी राज्य की स्टेट की इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल सक्सेस वो क्लोजली कनेक्टेड होती हैं। अगर आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ खराब है तो आप एक्सटर्नल क्या अच्छा कर पाओगे, समझ रहे हो। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए और एक्सटर्नल रिलेशन भी आपके अच्छे होने चाहिए अदर स्टेट के साथ। तो अर्थशास्त्र दोस्तों एक मेजर, अब मैं दोस्तों एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर चुका हूँ, ध्यान से देखो बेटा कहाँ पे बात चल रही है। मैंने आपसे क्या बात की, मैंने आपसे बात की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, जिसमें मैंने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थशास्त्र कल पढ़ाया था, नेचर ऑफ कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया, करप्शन को लेकर पढ़ाया, एस्पिनोज इंटेलिजेंस सिस्टम पढ़ाया। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम क्या आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों अर्थशास्त्र जो है एक मेजर अटेंशन देती है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के और युद्ध को लेकर के। जैसे बुक नंबर जो 6 है अर्थशास्त्र की, वो डील करती है सोर्स ऑफ सोवरेन स्टेट्स, यानी कि सोवरेन स्टेट्स के सोर्स। बुक 7 डील करती है 6 फोल्ड पॉलिसी से, 6 फोल्ड पॉलिसी अभी बताएंगे। बुक 9 डील करती है वर्क ऑफ एन इन्वेडर, समझ रहे हो, वो वर्क है एक इन्वेडर का। बुक 10 डील करती है वार से। बुक 12 डील करती है पावरफुल एनिमी से। अब बुक 13 डील करती है स्ट्रेटेजिक मीन्स टू कैप्चर अ फोर्ट्रेस,
तो दोस्तों ये बताता है कि कौटिल्य की जो पॉलिटिकल थाट थे हाईली डेवलप्ड थ्योरी थी इंटर स्टेट रिलेशन के बीच की। और ये टेक्स्ट दोस्तों इस व्यू से जो है कंपोज किया गया है कि एक्विजिशन और मेंटेनेंस अर्थ की कैसे की जाएगी, मतलब कैसे आप एक्विजिशन करोगे किसी की भूमि का और कैसे आप उसको मेंटेन करोगे। तो रियलिस्ट बेसिस आप कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी की देख ले सकते हैं। कौटिल्य दोस्तों एक रियलिस्ट थिंकर है, एकदम प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है, कि ये दोस्तों किसी भी प्रकार से स्टेट को जो है मॉरली या फ्रेंडशिप के तौर पे नहीं देखते हैं, ठीक है, मित्रता बस उतनी ठीक है, ठीक है, मॉरलिटी वॉरलिटी कुछ नहीं होती है, कि रूलर को हमेशा अपने फ़ायदा देखना चाहिए, ठीक है। रिलेशन स्टेट के बीच में जो है कंपटीशन, सस्पिशियन और कन्फ्लिक्ट के होते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कभी भी स्टेट के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो 2 ही 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। स्टेट के बीच में या तो कंपटीशन होगा, जैसे इंडिया चाइना के बीच में क्या है, कंपटीशन है। सस्पिशियस, जैसे पाकिस्तान इंडिया क्या है, सस्पिशियस है। कन्फ्लिक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कन्फ्लिक्ट जो है हमें कई जगह देखने को मिलता है, बॉर्डर पे, ठीक है। तो स्टेट के बीच में रिलेशन ऐसे होते हैं मोस्टली, देखिए ना भारत के केस में वही है। तो रूलर को हमेशा पॉलिटिक्स को अपने पावर और इंटरेस्ट के हिसाब से जज करना चाहिए, ठीक है, मॉरलिटी के हिसाब से नहीं, पावर और इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से। तो इंटर स्टेट रिलेशन में चाणक्य कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन प्रिवेल्स। ये बड़ी मोटी बात कही चाणक्य ने कहा कि जंगल में राजा शेर ही होता है, समझ रहे हो। और शेर क्यों, क्योंकि शेर के पास ताकत होती है, शेर को जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है, उसके बाद स्ट्रेंथ होती है। तो जंगल में स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन वही प्रिवेल करेगी। वीक स्टेट कभी भी जो है, वीक स्टेट को जो है कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए लॉ या मॉरलिटी पे, इसको पावर बिल्ड करनी चाहिए। देखिए कौटिल्य कितना अच्छा पॉइंट बता रहे हैं तुमको, तुम्हारे लिए बता रहे हैं, तुम्हारे लिए पावर बिल्ड करो, पावर, समझ रहे हो। मॉरलिटी की बातें ज़्यादा ना करो, नैतिकता की बातें ज़्यादा ना करो, समझ रहे हो। मैं तुम कहोगे भैया हमका मुँह जो है, हम कभी जो है झूठ नहीं बोले भैया, ठीक है, झूठ नहीं बोले भैया, तो तुम्हारी, समझ रहे हो, नेता वही बन पाएगा जो झूठ बोलेगा, समझ रहे हो। तुम बोलोगे नहीं झूठ तो नेता बन चुके। नेता देखो ज़िंदगी में झूठ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और फिर तुमसे क्या कहता है, झूठ बोलना पाप है। खुद झूठ बोल करके ही वहाँ पे पहुँचा हुआ है, हर नेता झूठ बोल करके ही ऊपर पहुँचा हुआ है, और तुमसे मोरलिटी बताएगा ताकि तुम कहीं ना बन जाओ, समझ रहे हो। तो पैकेज है पूरा, झूठ बोलोगे, ईमानदारी चलोगे तो तुम्हारे पैसा नहीं आएगा, ये नियम है। तुम फॉलो कर रहे हो नियम, ईमानदारी वाला हो, तुम कह रहे हो हमारे पैसा नहीं भैया आ रहा, हम ईमानदारी चल रहा है, गलत रास्ते पे हो। पैसे का सबसे बड़ा गलत ही यही है, बेईमानी। युद्ध जीतने की पहली कला ही है बेईमानी, इतिहास से आप यही सीखोगे, अभी मैं हिस्ट्री जब पढ़ाऊँगा। जीतने की पहली कला ही है बेईमानी, ईमानदारी से नहीं जीत पाओगे, लगे रहो ईमानदारी से। बेईमानी पहली कंडीशन है, युद्ध बेईमानी से ही जीते जाते हैं। तो कौटिल्य दोस्तों एक ऑफेंसिव रियलिस्ट है, ठीक है। ये जो है प्रिजर्व करने की बात करता है कि राजा को अपनी टेरिटरी, अपने क्षेत्र को प्रिजर्व करना चाहिए और पावर को एक्सपेंड करना चाहिए। किंग को कैसा होना चाहिए, किंग को कहता है कि बिजिगिसु होना चाहिए। ये तो शब्द दोस्तों याद कर लो, बिजिगिसु का मतलब होता है जो है अपनी डिजायर विक्ट्री के लिए रखता है, मतलब जीत के लिए उतावला रहता है राजा, ठीक है। तो कौटिल्य कहते हैं कि वार जो है एक नॉर्मल फीचर है रिलेशन का, और स्टेट के बीच में वार तो होती रहती है, मतलब युद्ध एक नॉर्मल प्रक्रिया है और ये तो चलती रहती है। ये कहते हैं कि किंग को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए युद्ध के लिए और डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है। वार एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौटिल्य कहते हैं कि वार जो है अच्छे के लिए होता है, युद्ध जो है अच्छे के लिए होता है। क्यों अच्छे के लिए होता है, क्योंकि युद्ध में जब आप जीतते हो तो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलती हैं, समझ रहे हो। दूसरे देश पे कब्जा हो जाता है तो उससे आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलती हैं, कब्जा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है युद्ध एक अच्छी चीज़ है। तो कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं युद्ध एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इससे आपको मटेरियल जो इंटरेस्ट है आपके फुलफिल होते हैं, सिक्योरिटी होती है आपको, ताकि और कब ज़मीन कब्जा होगी तो सिक्योरिटी हो गई, और एक्सपेंशन आपका होता है, ठीक है। तो एडवांटेज जो है पीस और वार के लगभग इक्वल ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, पीस को जो है प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अगर वार हो जाए, ठीक है, उसमें जो है ये कहते हैं पीस को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वार क्या होता है कि उसमें लॉस होता है पावर का, वेल्थ का, मॉरल कॉस्ट भी होती है, समझ रहे हो। जैसे मान लो बाहर उड़ गए तो मॉरलिटी भी तो कॉस्ट आपका जाएगा ना। तो पीस को हमेशा, शांति को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अगर युद्ध हो तो फिर जो है लड़ लेना चाहिए। और वैसे तो युद्ध में जो है ये बता रहे हैं कि नुकसान होता है पावर का, वेल्थ का, मॉरल कास्ट का भी, ठीक है।
तो ये जो है युद्ध को अच्छा बताते हैं, बस ये बताते हैं कि ये नुकसान भी होते हैं। कौटिल्य के आइडिया वेल वारफेयर पे देख लीजिए। तो वारफेयर दोस्तों क्षत्रिय धर्म है, लड़ना क्षत्रिय का धर्म है। तो किंग को एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रोटेक्ट करे अपने स्टेट को, पनिश करे एनेमी को, एक्सपेंड करे पावर को। हाईएस्ट पॉलिटिकल एम्बिशन किसी भी चक्रवर्ती सम्राट, दोस्तों चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों दिशाओं का सम्राट, किंग, यूनिवर्सल रूलर या एम्पीरर, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉलिटिकल एम्बिशियस क्या किसी भी राजा की होनी चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट। तो हाउएवर वार शुड बी बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, युद्ध जो है कैलकुलेशन पर बेस्ड होना चाहिए। किंग मस्ट स्टडी द एनिमीज स्ट्रेंथ, किंग को शत्रु के ताकत का पता होना चाहिए, उसकी टेरेन का पता होना चाहिए। देखिए ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, सीजन ऋतुओं के बारे में, समय जैसे क्लाइमेट देख लो पहले क्या चल रहा है, और उसके मित्र कौन है इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बड़ी बात है, ये तुम्हारे लिए बनाया गया फार्मूला, पता करो पहले उसकी ताकत कितनी है, उसके किससे रिलेशन है, जहाँ पे वो रहता है उसकी टेरेन कैसी है, समझ रहे हो। अब पता चला तुम अफगानिस्तान में घुस गए आकर के, टेरेन बेकार है, मार खाओगे। अमेरिका मार खाया, टेरेन देखी नहीं, पढ़ लेता वो कौटिल्य की बुक तो उसे पता होता, समझ रहे, मार खा गया। और इंटरनल स्टेबिलिटी देख लो, इंटरनल स्टेबिलिटी का मतलब अंदर देखो कैसा मौसम है, अगर इंटरनल स्टेबिलिटी वहाँ पे है तो भी खतरा है। यानी कि जब देश टूटा हो ना तो देश में विद्रोह करवा दो, कुछ भी करवा दो, मतलब उल्टे सीधे फंडिंग करो, तोड़ दो। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका यही तो करता है, बांग्लादेश में यही तो करवाया, इंटरनल स्टेबिलिटी खराब कर दी ऑटोमेटिक, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। मित्र भी देख लो कि मित्र ऐसा तो नहीं पावरफुल कोई मित्र है, समझ रहे हो। टेरेन ज्योग्राफी देख लो, ताकत देख लो। तो ये सब किंग सजेस्ट कर रहा है कि शत्रु से लड़ने से पहले ये चीज़ें आंक लेनी चाहिए पहले। तो कौटिल्य दोस्तों स्ट्रेटेजिक वार को सपोर्ट करते हैं। ये 3 प्रकार की युद्ध बताते हैं। एक होता है पराक्रम युद्ध, ये कैसा होता है, ओपन होता है, कन्वेंशनल वार होता है, ओपनली लड़ा जाता है आर्मी के बीच में। ठीक है, ये मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म है वार की, सीधे एकदम लड़ लिया जाता है। ठीक है, ये तब लड़ा जाता है पराक्रम युद्ध जब जो है किंग स्ट्रांग हो, फेवरेबल कंडीशन हमारे पक्ष में हो और विक्ट्री लिख रही हो कि हम जीत जाएंगे। तो कौटिल्य कहता है किंग के पास एक स्ट्रांग आर्मी होनी चाहिए, फेवरेबल पोजीशन होनी चाहिए, ओपन फाइट कर दो। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन ना हो, ठीक है, तो उसको ट्रेचरस मेथड अपनानी चाहिए, समझ रहे। देखिए कौटिल्य क्या कह रहे हैं कि ट्रेचरस मेथड अभी अपना सकते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा कमी है कुछ भी चीज़ों की, मान लो स्ट्रांग आर्मी नहीं है, थोड़ा बहुत तुम्हें लग रहा है वीकपन, तो तुम ट्रेचरस मेथड भी अपना सकते हो पराक्रम युद्ध में। तो पराक्रम युद्ध एकदम खुला खुला होता है, ओपनली हम स्ट्रांग हैं, ठीक है, लेकिन हमें कहीं पे लगा कि थोड़ा वीक पड़ रहे हैं तो हम ट्रेचरस मेथड भी अपना सकते हैं। फिर दोस्तों ये बताते हैं कुटा युद्ध, कूट युद्ध, कूट युद्ध, कूट युद्ध कह लो, कूट युद्ध, कूट कूट माने होती है डिप्लोमेटिक। तो कूट युद्ध का मतलब होता है कंसील्ड और डिसेप्टिव वार। चाइना दोस्तों यही करता है, छिप छिप के मारना, समझ रहे, गोरिल्ला वार जिसको कहते हैं। जैसे हमारे भारत में भी जो है महाराणा प्रताप जी ने ये किया था, मराठा काफ़ी इसमें पारंगत थे, छिप छिप कर मारना, इसको गोरिल्ला वार भी कहा जाता है। ये इसमें सरप्राइज अटैक दिया जाता है, ठीक है, छुप करके मारना, पॉइजन दे देना, जहर दे देना, स्पाई को भेज देना, उससे जहर दिलवा देना, मिसलीड करना शत्रु को। ये डायरेक्ट इसमें वार नहीं होता है, छुप छुप के मारा जाता है, पाकिस्तान जैसे इंडिया के साथ जो करता है। तो कौटिल्य की रियलिस्ट मेथड है, समझ रहे हो, ये कौटिल्य की रियलिस्ट मेथड है। तो कौटिल्य कभी ये नहीं कहता है कि एकदम खुले खुले लड़ो, तुम अगर थोड़े वैसे भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कूट युद्ध कर लो, छुप छुप के मारो। चाइना ने दोस्तों ऐसे तो पूरा खेले किया, चाइना ने, पाकिस्तान भी यही करता है। तुस्निन युद्ध, ये कौन सा युद्ध है दोस्तों, तीसरा तुस्निम युद्ध, तुस्निम युद्ध। ये दोस्तों साइलेंट वार होता है, ये सीक्रेट वार होता है, ठीक है, इसमें प्रोपोगेंडा चलता है, कोवर्ट ऑपरेशन चलते हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर चलता है, एजेंट एक दूसरे के यहाँ पे भेजे जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें प्रोपोगेंडा, साइकोलॉजिकल वारफेयर, इसको हम तुस्निम युद्ध कहते हैं, समझ रहे हो। ये कब, इसका एग्जाम्पल दुनिया में कब कब देखने को मिला, जब कोल्ड वार चल रहा था ना, तो उसमें कभी आपस में नहीं लड़े, समझ रहे हो। रूस और अमेरिका आपस में थोड़ा ना, यूएसएसआर और अमेरिका लड़े, यही चल रहा था साइकोलॉजिकल वारफेयर, प्रोपोगेंडा टाइप का, ठीक है, एजेंट उधर उधर जा रहे थे। तो ये दोस्तों कोल्ड वार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अर्थशास्त्र दोस्तों सेवरल पैसेज जो है रखता है, स्पाई को कैसे जो है शत्रु को डिस्ट्रैक्ट, जैसे शत्रु जो तुम्हारा है, हम क्या करेंगे कि उसके ऑफिसर को खरीद लेंगे, डिस्ट्रैक्ट पैदा कर देंगे, शत्रु को ये लगना चाहिए कि उसके ऑफिसर उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो शत्रु की इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसको ख़राब कर दो, कन्फ्यूजन उसको बना दो,
तो ये तुस्निम युद्ध होता है जो सीक्रेट तरीके से लड़ा जाता है, ठीक है। प्रोपोगंडा इसमें शामिल होता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है। 3 टाइप की इसने विक्ट्री भी बताई हैं, 3 प्रकार की विजय भी बताई हैं। एक होती धर्म विजय। धर्म विजय मतलब राइचियसनेस कॉन्क्वेस्ट, यानी कि धर्म रूप से जो है आपने विजय की, ठीक है। धार्मिक मतलब आपने धर्मपूर्वक विजय की, उसको हम कहते हैं राइचियस कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। और ये कहते हैं कि अगर जो है धर्म की विजय हुई है तो इस केस में क्या करो कि जो विक्टर फॉलोज एक्सेप्टेड रूल्स, यानी कि जो है इसमें क्या होता है कि जो राजा जीत जाता है वो सही से जो है ट्रीट करता है हारे हुए राजा को। ऐसा नहीं होता है हारे वाले राजा को जो है बहुत ज़्यादा कुछ करो, समझ रहे हो, तो हार गए बस सिंपल सा जो है उसको कायदे में ले लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है धर्म विजय में, यही होता है। ऐसा नहीं होता है कि राजा को जो है तुम ज़्यादा बेइज्जती करो, ठीक है। तो जीतने वाला जीत जाता है, बाकी हारा वाले के साथ सही से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, और उसको ले लिया जाता है। दूसरी होती है लोभ विजय। लोभ विजय किसको कहते हैं? ये ग्रीड या इंड्यूसमेंट से होती है, लालच से। यहाँ पर रूलर क्या करता है? वेल्थ, गिफ्ट, ब्राइब या इकोनॉमिक इंसेंटिव देता है इनेमी के ऑफिशियल को। जैसे अब शत्रु का ऑफिशियल है उसको हम सब ये सारी चीज़ें देंगे, सोल्जर को, उसके एलाई को, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, शत्रु का जो अमेरिका यही करता है, अमेरिका यही करता है, वो क्या करेगा, रिश्वत देगा, पैसा खूब डालेगा, खूब रिश्वत देगा, खूब इकोनॉमिक इंसेंटिव देगा कि हमारे देश के ऑफिसर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं। इसको कहते हैं लोभ विजय। पैसा फंडिंग करो और तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कल। फिर एक होती है असुर विजय। ये कैसी होती है? ये डेमनिक, जैसे असुर का मतलब ही होता है डेमन, राक्षस। ये रूथलेस कॉन्क्वेस्ट। इसमें क्या होता है, हार्श मेथड होती हैं। हार्श मेथड मतलब यहाँ पे जो है एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन कर लिया जाता है, ह्यूमिलिएशन किया जाता है, एनिमी को डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, खूब जो है उसकी बेइज्जती की जाती है। कौटिल्य इसको रिकॉग्नाइज तो करते हैं लेकिन एडवाइस नहीं करते हैं कि ऐसा करो, असुर विजय, ठीक है। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार की विजय बताई थी, धर्म विजय, लोभ विजय, असुर विजय। फिर जो है कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत बताया। मंडल सिद्धांत क्या था? तो मंडल सिद्धांत था कि चूंकि जो किंग है, राजा जो है वो बिजुगिसु है, वो दिशाओं को जीतना चाहता है, कॉन्क्वेस्ट उसको करनी है, क्योंकि स्टेट जो है वो जन्म हुआ है तो उसको जीतना पड़ेगा, जीतेगा नहीं तो बच्चा मर जाएगा, स्टेट मर जाएगा। तो उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैंने आपको बताया, उसने मंडल सिद्धांत दिया था। मंडल सिद्धांत कहता है कि आपका जो पड़ोसी है वो हमेशा आपका शत्रु होगा, आपका पड़ोसी हमेशा शत्रु होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए करना कुछ नहीं है, जो तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी है ना, उससे मित्रता कर लो, क्योंकि जो पड़ोसी का पड़ोसी होगा वो उसका शत्रु होगा, ऐसे समझ लो। ये कल भी मैंने बताया था, ठीक है, कल का लेक्चर देखो जा करके। फिलहाल हम तुम्हें ऐसे बता देते रहे हल्के में। जैसे मान लो पड़ोसी हैं, ठीक है, ये मान लो 3 लोग हैं, कंसिडर कर लो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इनके बीच में लड़ाई होगी, 1 और 2 के बीच में लड़ाई होगी, और 2 और 3 के बीच में, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन होता है। तो 2 नंबर वाले का दुश्मन कौन होगा? 1 नंबर होगा और 3 नंबर होगा, ठीक है। और 3 नंबर का दुश्मन कौन है? 2 नंबर है। 1 नंबर का दुश्मन कौन है? 2 नंबर है। यानी कि 1 और 3 के, यानी कि 1 और 3 के कॉमन इनेमी है। तो एक काम करना चाहिए कि 1 और 3 को क्या कर लेना चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए, और मार डालना चाहिए किसको? 2 नंबर वाले को। समझ रहे हो? ये चीज़ होती है। तो इसी को दोस्तों मंडल सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और ये बिजुगिसु राजा की काम होते हैं। बिजुगिसु का मतलब जो जीतना हमेशा चाहता है राजा, ठीक है, ये चीज़ है। साथ ही में कौटिल्य एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि नो परमानेंट फ्रेंड और एनेमी। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि आज दुनिया में जो है कोई परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनेमी नहीं होता है। रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट, फ़ायदे पर डिपेंड करते हैं। जब तक आपका फ़ायदा है तब तक आपके रिलेशनशिप हैं, और जैसे फ़ायदा गया तो आपका रिलेशनशिप गया, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम इमोशनल भावना में बह जाओ। जब तक फ़ायदा है तब तक चलेगा। जैसे इंडिया देख लो, रूस से कभी मदद लेता है, कभी जो है यूएस से लेता है, जहाँ फ़ायदा हमारा हो जाए, समझ रहे हो। नेपाल भी यही करता है, कभी चाइना से मदद लेता है, कभी इंडिया से, दोनों तरफ से पैसा वसूलता है। कौटिल्य दोस्तों 4 उपाय बताते हैं फॉरेन पॉलिसी के, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद का मतलब क्या है? ये 4 उपाय हैं, 4 उपाय हैं। साम का मतलब होता है नेगोशिएशन करो। जैसे सबसे पहले बात करो, जैसे अफगानिस्तान में जब वो जो है प्लेन वाला हादसा हुआ था,
ठीक है, जो भारत का हाईजैक कर लिया था, अफगानिस्तान में उतारा जाकर था जहाज, तो अजीत डोभाल जी ने जो है नेगोशिएशन किया था आतंकवादियों के साथ, तो बहुत कम में डील करवा दी थी। तो पहले नेगोशिएशन करो, परसू करने का प्रयास करो, डायलॉग करो, डिप्लोमेसी करो, ठीक है, और बिना कॉन्फ्लिक्ट के, क्योंकि डायलॉग से बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन रही तो दाम दो, दाम मतलब गिफ्ट दो, मटेरियल कुछ चीज़ दो, समझ रहे, मनी दो, ऑनर करो, ऑफिस दो, लैंड दो, रिवार्ड दो, ठीक है, ताकि जीत सको, ताकि उन्हें जो है कब्जिया सको, एलआई को या ऑफिशियल को, सोल्जर को, या एनिमी के, शत्रु के, कुछ भी। फिर तीसरा है, मान लो बातों से नहीं मान रहा है, पैसों से भी नहीं मान रहा है, अब दंड दो, पनिशमेंट, दंड दो, मिलिट्री एक्शन कर दो, कोअर्जन कर दो, स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, ठीक है। और मान लो उस दंड से भी नहीं मान रहा, नहीं उसको समझे मारा, आप क्या करो, भेद का यूज करो। भेद मतलब सीक्रेट, द बेस्ट वे टू कंट्रोल एनी पर्सन इज द सीक्रेट, समझ रहे हो। सीक्रेट बड़े कमाल की चीज़ होती हैं, एक हैकर को वही पता होता है, समझ रहे हो। तो सीक्रेट बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, अगर वो तुम्हारे हमारे पास हैं तो आप कंट्रोल हो जाओगे मेरे में, ठीक है। बस हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जैसा ना हो, पता चला उसको तो एप्स्टीन फाइल से भी पंगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेशरम आदमी, ठीक है। मतलब तुम्हारी दुनिया में जो है, तुम तभी तक जो है तुम्हें कंट्रोल किया जा जाएगा जिस दिन जो है, जब तक तुम जो है इज्जत की परवाह करोगे, और जिस दिन तुमने कहा कि हर हर गंगे, तो फिर जो है तो फिर जो है तुम्हें कोई कुछ नहीं पकड़ पाएगा। क्यों क्या है, तुम मुझे मान लो कह दो भैया बेइज्जती कर, तुम्हें क्या बताना, बताओ जा करके, आरोप लगाने लगाओ जा करके, खूब लगाओ। तो कभी इज्जत को लेकर नहीं, मतलब जो भी जो आरोप लगता है सब सही है, सब बढ़िया है। तुम कहाँ बोल रहे थे, हमने चोरी करी, हाँ बिल्कुल करी, खुश जाओ, ठीक है, कुछ भी मतलब, ठीक है, तुम सफाई ना दो ज़्यादा, जो जो कहता हो कह लो, अच्छी बात है, हमें वायरल करेगा, अच्छी बात है, हम तो वायरल नहीं हो पा रहे, वायरल कर दो। अब दोस्तों 6 फोल्ड पॉलिसी भी जो है चाणक्य बताते हैं, इसको 6 षडगुण्य नीति भी कहते हैं। षड का मतलब होता है 6 यानी कि 6, और गुण्य मतलब गुण, क्वालिटी। तो ये नीति हैं, क्या है, पहला संधि, संधि मतलब ट्रीटी या पीस एग्रीमेंट। अगर किंग जो है वार को अवॉइड करना चाहता है, टाइम को जो है थोड़ा सा गेन करना चाहता है कि थोड़ा समय और मिल जाए, ठीक है, और टेम्परेरी पीस को जो है इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो संधि कर लो, ट्रीटी कर लो। डोनाल्ड ट्रंप यही तो कर रहा है ईरान के साथ, कभी संधि कर लेता है, फिर युद्ध छेड़ देता है टाइम को बाय करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये इक्वल पावर के बीच में संधि होती है, समझ रहे हो। संधि किसके बीच में होती है, इक्वल पावर या बिटवीन वीकर, कमज़ोर के बीच में होगी, या स्ट्रॉन्ग के बीच में होगी। संधि कभी भी वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में नहीं होती है। ट्रीटी मतलब पावरफुल के बीच में होती है, या कमज़ोर के बीच में ट्रीटी होगी। इसका पर्पज़ यही होता है कि स्टॉप करना है हमें कॉन्फ्लिक्ट को, हमें और लड़ना नहीं है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट को हमें पोस्टपोन करना है, या तो अभी रोकना है और भविष्य में करना है। संधि का यही काम होता है। फिर एक होता है विग्रह, विग्रह का मतलब होता है युद्ध कर दो। किंग को हमेशा विग्रह ही चूज़ करना चाहिए। अगर किंग को लगता है कि वो ताकतवर है सामने वाले से, तो विग्रह कर दो, ठीक है, युद्ध कर दो। अगर किंग के पास फेवरेबल कंडीशन है, उसको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। फिर है आसन, आसन का मतलब शांति से बैठे रहो, न्यूट्रल रहो। अगर किंग को ऐसा लगता है कि वो ना ही स्ट्रांग है ना ही जो है कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन उसको ये पता है कि वो, उसको नहीं पता है कि वो हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा सामने वाले को, मतलब असमंजस की स्थिति में है कि पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे, या इक्वल पावर है, तय नहीं कर पा रहा है कि स्ट्रांग है कि कमज़ोर है, तो फिर एक काम करो, शांति से बैठे रहो, न्यूट्रल रहो। इसको आसन कहते हैं, बैठ जाओ, आसन मतलब बैठ जाओ। अगला है यान, यान का मतलब होता है मिलिट्री मोबिलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आज देखिए आज बहुत सी एक्सरसाइज पूरी दुनिया भर में होती रहती हैं कि आज ये एक्सरसाइज हो रही है, वो एक्सरसाइज हो रही, नहीं मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं कि कई बार यूपीएससी क्वेश्चन भी मिलिट्री एक्सरसाइज से लेकर पूछता है। तो डराने का तरीका होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें हम प्रिपरेशन करते हैं अटैक करने के लिए, आर्मी को मूवमेंट करते हैं, मिलिट्री प्रेशर बनाते हैं शत्रु के ऊपर, जैसे जो है ऑस्ट्रा हिंद, और जो है कई प्रकार की एक्सरसाइज हमारे मालाबार तट पे होती रहती हैं। आज को इसको आप देख सकते हो कि मिलिट्री जितनी भी होती है एक्सरसाइज करती रहती है, तो इसको यान कहते हैं। समझे, ये शत्रु को डराने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं अमेरिका के साथ मिलकर के, बहुत से देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। फिर 5 नीति ये बताते हैं समसराया। समसराया का मतलब होता है शेल्टर या प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, अगर किंग को लगता है कि बहुत कमज़ोर है, तो उसको एक किसी की शरण ले लेनी चाहिए, किसी की सोवरेनिटी ले लेनी चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आप सिक्योर तो रहोगे। जैसे भूटान है तो भारत की जो है शरण लेता है, अच्छी बात है, पता चला अकेले निकल पड़े। फिर है द्वैध विभाव। द्वैध विभाव
इसका मतलब क्या होता है? ये दोस्तों चाणक्य का हाईएस्ट लेवल का पॉलिटिकल कनिंग है। इसमें क्या होता है, किंग जो है ट्रीटी एक साइड बनाता है, ठीक है, वार की प्लानिंग दूसरी साइड करता है। एक तरफ समझौता भी हो रहा है, दूसरी ओर प्लानिंग भी चल रही है युद्ध करने की, ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप और हॉस्टिलिटी मैनेज करने की एक ही समय में टेक्निक है। इसको कहते हैं द्वैधी भाव, यानी कि एक हाथ में अगर तुम फूल की माला लिए हो, दूसरे हाथ में तलवार भी लेके चलो। इसका मतलब ऐसे है, ऐसे समझो कि आपने कभी गॉड्स को देखा है, भगवान को देखा है, तो भगवान के जी हाथ में क्या होता है, तलवार होती है, समझ रहे हो? तो एक हाथ में तलवार ले लो और फिर बात करो कि बताओ ऐसा करोगे, करोगे नहीं करोगे? तुरंत बोल देगा हाँ करेंगे। ऐसे ना बोलो कि जो है शांति जा रहे हो, तलवार ले लो पहले एक हाथ में, फिर जाओ बात करने, तब वहाँ में मिला देगा तुम्हारी। अगला जो बताते हैं, ये बताते हैं वेजिंग अ वार, युद्ध कब करना है। तो बिजिगुसु जो है उसको अपनी पहले स्ट्रेंथ पता कर लेनी चाहिए, तब युद्ध करना चाहिए। और अदर की भी स्ट्रेंथ पता कर लो, सामने वाले की, कि उसकी कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसका कोई मित्र अगर तो है तो नहीं है, उसकी टेरेन कैसी है, पता चला अफगानिस्तान में घुस गए, मार खा के चले गए, सब पता कर लो। संधि तभी करनी है जब तुम्हें पता है कि युद्ध अभी हम नहीं करेंगे, टाइम हमें थोड़ा चाहिए, तो संधि कर लो, बाद में युद्ध करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम युद्ध को टालते रहते हैं, हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं ताकि हम शत्रु को दिखा सकें कि हम कुछ कर रहे हैं, प्लानिंग, ठीक है। ये सब समय को बाय करने के लिए। आगे बात करो, युद्ध कब करनी है। तो युद्ध मैंने पहले बताया कि पहले स्ट्रेंथ पता कर लो, अपनी पता कर लो, सामने वाले पता कर लो, पैसा देख लो, आर्मी देख लो, किले देख लो, सब एकदम तैयार है माल पानी, ठीक है। सबसे ज़्यादा शत्रु को भी देखना है, राजा कौन है सामने, उसका मित्र कौन है, उसकी टेरेन क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, सब। वार युद्ध जो है सिर्फ मैटर ऑफ करेज नहीं है, ये मैटर ऑफ कैलकुलेशन भी है। युद्ध में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि युद्ध हमें कब स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, कितना हम आगे ले जा सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने जो है जितने मूवमेंट आंदोलन किए, उनको पता होता था कि कब हमें बंद कर देना है, क्योंकि ज़्यादा समय तक जनता थोड़ी ना भूखे नंगी रह पाएगी, तो क्लियर कट होना चाहिए। अब जैसे रसिया और यूक्रेन चल रहा है, युद्ध चले जा रहा है, कोई दिशा ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, चल रहा है, तो डायरेक्शन होनी चाहिए ना कि इतने टाइम फ्रेम में ख़त्म कर दें खेल। ज़्यादा नहीं लड़ना है, नुकसान होता है उसमें, समझ रहे हो, ज़्यादा नहीं। कौटिल्य कहते हैं कि किंग को हमेशा डिटेरियोरेशन से स्टैग्नेशन की ओर और स्टैग्नेशन से प्रोग्रेस की ओर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, किंग को हमेशा स्टेट की पावर बढ़ाते रहना चाहिए, जितना हो सके पावर बढ़ाते रहो। अगर कोई पॉलिसी ऐसी है जो राजा को कमज़ोर करती है और शत्रु को मजबूत करती है, तो ऐसी पॉलिसी बेकार पॉलिसी है। कौटिल्य ये भी कहते हैं कि कॉन्क्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि शत्रु की टेरिटरी को जीत लिया तुमने, जीत दर्ज कर ली, नहीं, ये जीत नहीं है। ये कहते हैं कि विक्टर शुड नॉट अननेसेसरी एलिनेट द पीपल, यानी कि जीतने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोगों को ये लगे कि तुम राजा हमारे हो ही नहीं, राजा तुम्हारा पहले वाला था। तो उसको लोकल लीडर को ऑनर करना चाहिए, क्योंकि मेन राजा तो खत्म ही हो चुका है, तो लोकल लीडर को ऑनर करो, उनके प्रॉमिस फुलफिल करो, रिस्पेक्ट करो लोकल कस्टम की, रिवार्ड दो लोगों को, ताकि लोगों को ये लगे कि राजा हमारा, राजा वो आपको मान है, स्वीकार करें। तो प्रजा के साथ कुछ नहीं करना है, प्रजा को ऐसे ही रखना है, क्योंकि रहना तो वही है, तुम्हें उन्हीं का राजा बनना है। तो अर्थशास्त्र कहता है कि रूलर को जो है अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ने चाहिए, अनट्रस्टवर्दी बन के, ठीक है, चाहे अपने लोगों के सम्मान में हो, चाहे शत्रु के लोग हों, दोनों के साथ समान व्यवहार। शत्रु के लोगों के साथ भी वही व्यवहार जो अपने प्रजा के साथ होता है, क्योंकि राजा तुम्हें उसी का बनना है, तो लोग तुम्हें माने तो राजा, ये चीज़ है। अब कौटिल्य को देखिए, कौटिल्य को आप कंपेयर करके देखते हैं। तो कौटिल्य को दोस्तों हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले प्लेटो से। प्लेटो कौटिल्य दोनों जो है इंपॉर्टेंस देते हैं रूलर को। जैसे प्लेटो भी कहता है कि प्लेटो राजा कैसा होना चाहिए, फिलॉसफर किंग होना चाहिए। ये कौन कहता है? प्लेटो कहता है। प्लेटो कहता है कि राजा जो है फिलॉसफर किंग होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, और उसके पास चूँकि सोचने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, तो प्लेटो कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति फिलॉसफर ही एक राजा होना चाहिए। तो प्लेटो का जो आइडल रूलर है वो फिलॉसफर किंग है। कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि किंग को एजुकेटेड होना चाहिए, ये भी वही बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, किंग के पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए और कैपेसिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। तो कौटिल्य और प्लेटो लगभग सेम बात कर रहे हैं, लेकिन उनके विजडम के आइडिया डिफरेंट हैं। प्लेटो का विजडम क्या कहता है? फिलॉसफिकल और मॉरल है काफ़ी। प्लेटो का विजडम कैसा है? बहुत मॉरल वाली बातें करते हैं, फिलॉसफिकल बातें करते हैं,
जबकि कौटिल्य का विजडम कैसा है, वो प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल बातें करते हैं, समझ रहे हो। तो प्लेटो और कौटिल्य के जो ज्ञान है उसमें फ़र्क है। प्लेटो एक आइडियलिस्ट थिंकर है, वो आदर्शवादी बातें करते हैं। कौटिल्य रियलिस्ट थिंकर है, वो रियलिस्ट वाली बातें करते हैं। तो दोनों के ज्ञान में फ़र्क है। वो फिलोसफिकल और मॉरल वाली बातें करते हैं, कौटिल्य प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल बातें करते हैं। ठीक है। प्लेटो कहते हैं कि रूलर को ये जानना चाहिए कि मॉरली क्या गुड है। कौटिल्य कहते हैं नहीं, जो स्ट्रेंथ स्टेट की बढ़ाए, जो स्टेट को प्रोटेक्ट करे, वही राइट है, चाहे भले वो अमोरल हो या इमोरल हो। तो प्लेटो कहते हैं कि मॉरली गुड देखना है, कौटिल्य कहते हैं कि हमें स्टेट के लिए गुड देखना है, स्टेट के लिए, राज्य के लिए क्या अच्छा है। इनकी पॉलिटिक्स के व्यू में भी दोनों में डिफरेंस है। प्लेटो आइडियलिस्ट है, उनकी जो बुक है रिपब्लिक, उसमें आइडियल स्टेट की बात करते हैं। कौटिल्य रियलिस्ट हैं, कौटिल्य जो है प्रैक्टिकल रूल्स की बात करते हैं। ठीक है। प्लेटो कहते हैं प्लेटो जो है प्रॉपर्टी को लेकर के, फैमिली, जैसे प्लेटो कहते हैं कि प्रॉपर्टी हटा दो, समझ रहे हो। प्रॉपर्टी को जो है, प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी सस्पिशियस हैं प्लेटो। वो कहते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जो है करप्ट करती है, समझ रहे हो। प्रॉपर्टी क्या करती है, करप्ट करती है। ये प्लेटो कहते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो गार्जियन क्लास है, मतलब जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, जो रूल करते हैं, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य ऐसा कोई रेडिकल अरेंजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी। तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम्हारी मोटिवेशन आएगी नहीं आएगी। तो प्लेटो बहुत आइडियलिस्ट टाइप के थिंकर हैं, बहुत आदर्शवादी बातें कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ना रखो, करप्शन राजा करने लगेगा, समझ रहे हो, ये सब बातें कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो कौटिल्य ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कौटिल्य जो है, कौटिल्य का जो इंटरेस्ट है वो पनिशमेंट और सर्विलांस को लेकर के है, समझ रहे हो। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और लौंगे पुदीनम नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है। प्लेटो अटेंशन देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, टैक्सेशन को, फॉरेन पॉलिसी को, डिटेल्ड प्रैक्टिकल मैनर में। ठीक है। सॉरी, प्लेटो जो है, हम कह रहे हैं प्लेटो अटेंशन नहीं देते हैं, कौटिल्य अटेंशन देते हैं इसको। प्लेटो बोलते नहीं है प्रशासन के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में। कौटिल्य बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बात करते हैं इस पर। वो पूरा मैनुअल है, बुक है, ठीक है, गवर्नेंस के बारे में, ना कि फिलोसफिकल टेस्ट है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एकदम मैनुअल है गवर्नेंस का। फिलोसफिकल बातें कौटिल्य के पास नहीं है, दार्शनिकों वाली है। प्लेटो बहुत मॉरल फाउंडेशन की बात करते हैं, आइडियल स्टेट की, आदर्शवादी राज्य की बात करते हैं। कौटिल्य जो है बहुत एकदम प्रैक्टिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, रियल एस्टेट की। तो प्लेटो एक आइडियलिस्ट है, कौटिल्य एक रियलिस्ट है। अब कौटिल्य और अरिस्टोटल को देख लो, कौटिल्य और अरिस्टोटल को देख लेते हैं। तो कौटिल्य, अरिस्टोटल और कौटिल्य जो है एकदम एक दूसरे के क्लोज हैं। प्लेटो कौटिल्य एक दूसरे के क्लोज हैं, दोनों ही इंपेरिकल और प्रैक्टिकल है प्लेटो के तुलना में। इंपेरिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, मतलब दोनों ही जो है प्लेटो और नहीं, कौटिल्य और अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको कहते हो, दोनों ही जो है इंपेरिकल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं प्लेटो की तुलना में। प्लेटो बहुत आइडियलिस्ट था, और प्लेटो का चेले का नाम क्या था, प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था, अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल के शिष्य का नाम क्या था, सिकंदर। समझ रहे हो। अरिस्टोटल बहुत अहंकारी भी है। अरिस्टोटल जो है वो अपने गुरु यानी कि प्लेटो को ही जो है उल्टा सीधा बोलता है, समझ रहे हो। इसलिए अहंकारी का जो शिष्य होगा वो भी अहंकारी ही होगा, समझ रहे हो, ऐसे ही होगा। तो अरिस्टोटल का जो शिष्य है यानी कि सिकंदर, वो कैसा है, देख रहे हो क्या हरकतें कर रहा है। क्योंकि अरिस्टोटल ने अपने गुरु यानी कि प्लेटो को जो है उल्टा सीधा बोला है। तो प्लेटो नहीं, जो अरिस्टोटल और कौटिल्य लगभग सेम है, एम्पिरिकल और प्रैक्टिकल है। अरिस्टोटल कहता है कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, अरिस्टोटल क्या करता है, वो स्टडी करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिकल सिस्टम को, तब जाकर जो है अपनी एम्पिरिकल स्टडी करके। अरिस्टोटल ने कम से कम 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी दुनिया के पढ़े थे अरिस्टोटल ने। तो कौटिल्य, अरिस्टोटल जहाँ पे पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहा है, वहीं पे कौटिल्य ने क्या स्टडी किया है, उसने प्रॉब्लम स्टडी की है, एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी में क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो दोनों ही स्टडी कर रहे हैं। अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, कि मैन जो है नेचर के हिसाब से एक पॉलिटिकल एनिमल है। तो ये एकदम सही बातें कर रहे हैं राजनीति वाली। अरिस्टोटल के व्यक्ति एक पॉलिटिकल एनिमल होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है। ये कहते हैं कि
अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट सिर्फ जिंदगी जीने के लिए नहीं होता है, बल्कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए होता है। अरिस्टोटल कह रहे हैं, समझ रहे। कौटिल्य भी कुछ ऐसी सी बातें करते हैं। कौटिल्य भी जो है स्टेट को मैंने क्या बोला, मैंने बोला अरिस्टोटल जो है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताते हैं स्टेट को, और कहते हैं कि इंसान जो है पॉलिटिकल एनिमल है। अरिस्टोटल के हिसाब से राजनीतिक व्यक्ति है, और अरिस्टोटल के हिसाब से स्टेट सिर्फ लाइफ के लिए नहीं जीता है, स्टेट सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं होता है, बल्कि गुड लाइफ के लिए होता है। कौटिल्य भी जो है स्टेट को काफ़ी नेसेसरी बताते हैं। जैसे अरिस्टोटल कह रहा है कि गुड लाइफ देनी है, तो कौटिल्य कहते हैं, लेकिन कौटिल्य का रीजन डिफरेंट है। वो कहते हैं कि स्टेट जो है उसको मत्स्य न्याय से रोकना है। मत्स्य न्याय का मतलब कमज़ोर को कहीं पावरफुल ना मार डाले। तो कौटिल्य इससे कंसर्न है, समझ रहे हो। कौटिल्य इससे कंसर्न है। दोनों ही थिंकर हिरार्की को एक्सेप्ट करते हैं, समझ रहे हो। हिरार्की को दोनों थिंकर एक्सेप्ट करते हैं। अरिस्टोटल कहता है कि नेचुरल इनइक्वलिटी होती है, समझ रहे हो, और ये जस्टिफाई करता है स्लेवरी को। मास्टर और स्लेवरी का कॉन्सेप्ट देता है कि मास्टर वो जो पढ़े लिखे हैं, स्लेवरी वो हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन थोड़े दिन बाद अगर मास्टर की गुलामी करेंगे तो पढ़ लिख जाएंगे। तो अरिस्टोटल नेचुरल इनइक्वलिटी बताता है, यानी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है ना तभी वो इनइक्वल होता है। तो वो मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, ठीक है, और मैन ऑफ एपेटाइट, इस प्रकार से जो है डिफ्रेंसिएशन है उसमें, और वो इनइक्वलिटी को जस्टिफाई करता है। ये तो प्लेटो ने किया था। अरिस्टोटल जो है वो कहता है कि स्लेवरी मतलब जो है वो स्लेवरी, मास्टर और स्लेवरी दो बताते हैं कि दो क्लासें होती हैं दुनिया में, एक मास्टर क्लास, एक स्लेव क्लास। कौटिल्य भी वर्ण सिस्टम को स्वीकार करता है, लेकिन लेस रिजिड फॉर्म में एक्सेप्ट करता है धर्मशास्त्र के थिंकर के मुकाबले। कौटिल्य बहुत ज़्यादा वर्ण सिस्टम पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन स्वीकार करता है। जब क्षत्रिय की बात आती है ना, क्षत्रिय की बात करता है, तो वर्ण सिस्टम को तो कौटिल्य स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं उस पर, जितना धर्मशास्त्र में वर्ण सिस्टम पर ध्यान है। तो अरिस्टोटल भी जो है जस्टिफाई कर रहे हैं स्लेवरी और मास्टर के कंसेप्ट को, और ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी तो नेचुरली होती है, समझ लो। जन्म ही तुम्हारा होता है मास्टर और स्लेव में, कोई गुलाम पैदा होता है, कोई जो है मास्टर का मतलब वो जो दिमाग से ताकतवर है वो मास्टर है। स्लेव का मतलब वो जो पावरफुल फिजिकल है, दिमाग से नहीं है, ये चीज़ है। तो अरिस्टोटल भी कहते हैं, कौटिल्य भी वर्ण सिस्टम को लेकर के, लेकिन कौटिल्य उतना वर्ण सिस्टम को लेकर के रिजिड नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। अरिस्टोटल की बात की जाए तो इलेबोरेट क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट का करते हैं। ये कहते हैं कि रूल ऑफ मिडिल क्लास बेस्ट है। अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि मिडिल क्लास का रूल होना चाहिए, क्योंकि जो लोअर वाले हैं उनको भी बुरा नहीं लगेगा, जो हायर वाले हैं उनको भी बुरा नहीं लगेगा, तो मिडिल क्लास का रूल होना चाहिए। कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है, और किंग कैसे रूल करेगा ये भी बताते हैं कौटिल्य, थोड़ा सा डिफरेंस है। अरिस्टोटल प्लेस करते हैं लॉ एबव रूलर, कानून ऊपर है, रूलर नीचे है, यानी कि रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन द रूल ऑफ मैन, समझ रहे हो। जैसे प्लेटो ने क्या कहा था, प्लेटो ने कहा था कि राजा ही जो है वही लॉ बनाएगा, वही सब कुछ करेगा, राजा ही। तो अरिस्टोटल ने कहा कि राजा के पास अपना भी इंटरेस्ट होता है ना, वो हो सकता है गलत कर दे। लॉ ऐसा होता है, लॉ जो है बहुत से लोगों के दिमाग की उपज होती है, क्योंकि बहुत से लोग उसको पास करते हैं, तो लॉ हमेशा सही होता है, ना कि एक आदमी सही होता है। क्योंकि लॉ भैया कैसे बनता है, जब पार्लियामेंट में पास होता है तभी तो बनता जाकर ना लॉ। तो लॉ बहुत से दिमाग की उपज होती है, इसलिए लॉ का रूल होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का रूल होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ में जो है किसी प्रकार से पैसा नहीं होता किसी व्यक्ति का, फ्री होता है वो, और लॉ जो है रीजन होता है, तर्क होता है सभी व्यक्तियों का। कौटिल्य जो है वो सपोर्ट करते हैं लॉ और पनिशमेंट को, लेकिन वो ग्रेटर प्राइमेसी देते हैं किंग को, समझ लो। तो ये दोनों में डिफरेंस है कौटिल्य और अरिस्टोटल के बीच में। ये कौटिल्य राजा को फाइनल अथॉरिटी बता रहे हैं। अब थोड़ा सा कौटिल्य और मैकियावेली को देख लेते हैं, ये तो बहुत ही फेवरेट है कौटिल्य और मैकियावेली को, समझ रहे हो। अब थोड़ा सा कौटिल्य और मैकियावेली को देख लो, क्या है दोस्तों। कौटिल्य और मैकियावेली दोस्तों हमेशा कंपेयर किए जाते हैं रियलिस्ट थिंकर के तौर पे, ठीक है, क्योंकि कभी भी दोनों दोस्तों एक ही तरीके के आदमी हैं। दोनों मॉरलिज्म को पॉलिटिक्स में नहीं आने देते हैं कि ज़्यादा पॉलिटिक्स में मॉरल ना लाओ। दोनों कहते हैं कि रूलर को जो है पावर को समझना चाहिए, पावर को समझना चाहिए रूलर को, समझ रहे हो, और ह्यूमन की वीकनेस को भी समझना चाहिए, डिसेप्शन को भी समझना चाहिए। तो कौटिल्य और मैकियावेली बिल्कुल सेम बातें करते हैं कि पावर पॉलिटिक्स को समझो। दोनों कंसर्न है ह्यूमन नेचर से, व्यक्ति का नेचर वो दोनों जानते हैं। मैकियावेली बिलीव करता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फिश होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, फियरफुल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं,
तो मैकियावेली क्या बिलीव करता है? मैकियावेली कहता है कि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं। तुम उनके लिए कितना भी कुछ भी कर दो लेकिन फिर भी जो है तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं मानेंगे। डरपोक होता है इंसान और इच्छाएं उसकी बहुत होती हैं। तो मैकियावेली लक्षण बता रहा है किसी इंसान के, स्वार्थी होगा और जो है धोखेबाज होगा, धोखेबाज नहीं, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल मतलब तुम्हारा कोई एहसान नहीं मानेगा। फियरफुल मतलब डरपोक इंसान होता है। एम्बिशियस मतलब उसके अंदर इच्छाएं होती हैं। तो रूलर को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ब्लाइंडली जो है लव या लॉयल्टी नहीं रखनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि इंसान का नेचर क्या होता है। कौटिल्य भी ऐसा सिमिलर व्यू देता है। वो भी कहता है कि कॉन्स्टेंटली जो है किंग को हमेशा करप्ट ऑफिशियल जो है, एम्बिशियस जो मिनिस्टर हैं, अनरिलायबल जो एलाई हैं, उनको टेस्ट करते रहना चाहिए। इसके लिए वो स्पिनोज सिस्टम बताता है। तो कौटिल्य भी वही जानता है कि इंसान कभी बदल सकता है। तो दोनों जानते हैं, दोनों सब ज्ञानी हैं। तो दोनों थिंकर जो है रिलीजन के बारे में बताते हैं कि धर्म का यूज करो। मैकियावेली कहता है कि रूलर को जो है रिलीजियस का यूज करना चाहिए, मॉरल का यूज करना चाहिए, ताकि जनता जो है एकदम भाईचारे से रहे, ठीक है, और राज्य में कोई विद्रोह ना हो। तो धर्म का यूज जो है मैकियावेली भी कर रहा है। धर्म का यूज किस लिए करना है? ताकि मॉरलिटी समाज में एस्टेब्लिश हो, ठीक है। कौटिल्य भी यही कह रहा है कि पॉलिटिकल यूज करो रिलीजियस अफेयर का, समझ रहे हो, पॉलिटिकल यूज करो। कौटिल्य भी यही कह रहा है कि शत्रु के यहाँ पे जाओ, भविष्यवाणी उल्टी सीधी करो जाकर के, साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलो, कह दो कि तुम्हारी भविष्यवाणी में तुम्हारा राज्य डूब जाएगा, शत्रु को बताओ जाकर के। तो कौटिल्य यही कह रहा है। तो दोनों जो है यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में धर्म का। कौटिल्य इज मच ब्रॉडर देन मैकियावेली। कौटिल्य जो है वो बड़ा है मैकियावेली से, समझ रहे हो। मैकियावेली मेनली जो है, मैंने क्या बोला, कौटिल्य महान है मैकियावेली से। मैकियावेली मेनली जो है डिस्कस करता है कि हाउ द प्रिंस कैन एक्वायर एंड मेंटेन पावर। मैकियावेली से भी इतना ही बताता है कि प्रिंस जो है कैसे एक्वायर करेगा, पावर को मेंटेन करेगा। कौटिल्य बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं मशीनरी स्टेट की। देखिए ना, मैंने आपको कल आज पढ़ाया, कितना सारा पढ़ाया। तो कौटिल्य जो है एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, माइंस, फॉरेस्ट, स्पाई, आर्मी, डिप्लोमेसी, फोर्ट, वेलफेयर, वार। तो कौटिल्य जो है सिर्फ एक थ्योरिस्ट ऑफ पावर नहीं है, वो एक थ्योरिस्ट ऑफ गवर्नेंस भी है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो कौटिल्य जो है वो बहुत डिटेल में बात करते हैं। कौटिल्य जो है सिर्फ सिस्टमेटिक, कौटिल्य जो है बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक भी है मैकियावेली की तुलना में। कौटिल्य का जैसे मंडल सिद्धांत, सद्गुण नीति, 6 फोल्ड पॉलिसी, 3 टाइप ऑफ वार, ये प्रैक्टिकल गाइड है किंग के लिए। मैकियावेली डिस्कस करता है सिर्फ वार और डिप्लोमेसी को, लेकिन वो इतनी डिटेल में बात नहीं करता है। मैकियावेली सिर्फ वार और डिप्लोमेसी को डिस्कस तो करता है मैकियावेली, लेकिन उतनी डिटेल में बात नहीं करता है। मैकियावेली को हमेशा जो है सेकुलर माना जाता है कौटिल्य की तुलना में, क्योंकि मैकियावेली को कैसा माना जाता है, सेकुलर। कौटिल्य पॉलिटिक्स को नैरो रिचुअल मॉरलिटी में देखते हैं, कंप्लीटली धर्म को रिजेक्ट नहीं करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स का जन्म वेस्ट में इसलिए हुआ क्योंकि भारत में पॉलिटिक्स को हमेशा धर्म के पास देखा गया, ये बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए पॉलिटिक्स का शुरुआत वेस्ट से माना जाता है। इंडिया को पॉलिटिकल नहीं माना जाता है शुरुआत, समझ रहे हो। इसके वजह कारण यही है कि हम लोगों ने धर्म के पास हमेशा हमारी पॉलिटिक्स रही है। ये एक प्रकार से वेस्ट सेंट्रिक व्यू है, ठीक है। और ये हम क्यों माने, हम तो अपना बताएंगे कि नहीं धर्म ही होता है, तो हम क्यों माने उनकी बात को। लेकिन वेस्ट यही कहता है कि पॉलिटिक्स क्या हमें, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब है धर्म नहीं होना चाहिए पास में, ये उनका वेस्ट वालों का मानना है। अरे तुम सेकुलर हो तो हम थोड़े सेकुलर हैं, हमारे यहाँ यही चलता है परंपरा, बात खत्म। हम क्यों जो है उनकी पढ़ाई की माने, हम क्यों जो है कॉलोनियल माइंडसेट से सोचें, हम तो पोस्ट कॉलोनियल बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है फाइनल पर्पज में भी डिफरेंस है। मैकियावेली जहाँ पे फोकस करता है सिक्योरिटी प्रिंस की और स्टेट के ऊपर, कौटिल्य कहता है कि योगक्षेम की पॉलिसी होनी चाहिए। योगक्षेम का मतलब कि स्टेट के साथ साथ लोगों के भी जो है भलाई होना चाहिए, ठीक है, लोगों का भी ध्यान रखना है। उसका फेमस आइडिया है कि हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो लोगों का खुशी है वो राजा की खुशी के बराबर है। तो धर्म को राजनीति के साथ जोड़ दिया है कौटिल्य ने। कौटिल्य का रियलिज्म वो सिर्फ पावर रियलिज्म को लेकर नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर की बात करता है, मतलब प्रशासनिक रूप से भी भलाई करनी है जनता की। मैक्स वेबर यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स एक वैकेशन है नहीं, उनकी एक बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स एज अ वैकेशन। वो कहते हैं कि कौटिल्य जो है वो मोर मैकियावेलियन है देन मैकियावेली हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो आचार्य चाणक्य थे वो मैकियावेली से भी खतरनाक थे। मतलब वो तो एकदम प्रैक्टिकल बातें करते थे कि शत्रु, मतलब अगर कोई आदमी ऐसा है जो शत्रु को फंडिंग कर रहा है, उसके यहाँ पैसा पहुँचा रहा है, तो उसको विदेश में ऐसे ही मरवाओ कि ऐसा लगना चाहिए कि शत्रु ने उसको मरवाया। सोचो, एकदम खुला खुला बोल रहे हैं। तो मैकियावेली तो बोल ही नहीं पाया कभी। तो जो चाणक्य हैं वो मैकियावेली से भी खतरनाक है, यानी कि मोर डेंजर देन मैकियावेली हिमसेल्फ। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैक्स वेबर कह रहे हैं। तो मैकियावेली जो है रूलर को एडवाइस देते हैं
कैसी? जनरल और कॉशियस। मैकियावेली की जो एडवाइस है वो रूलर को सिर्फ जनरल है, सामान्य है, और कॉशियस है, सावधानी रखो। मैकियावेली जो है हेसिटेंट है किस बारे में? रूलर शुड गो इन द यूज ऑफ हार्स मेथड, कि कब जो है रूलर को हार्स मेथड अपनानी चाहिए। कौटिल्य की अगर बात की जाए तो वो कोई हेजिटेशन नहीं बताता है, कोई हेजिटेशन नहीं। वो ओपनली रिकमेंड करता है कि एक्सट्रीम मेजर कभी भी अपना सकते हो जब भी जरूरत पड़े, सिक्योरिटी एक्सपेंशन स्टेट की करनी हो तो कभी भी अपना सकते हो। तो वेबर दोस्तों जो है अल्टीमेटली कहता है कि मैंने जब जो है कौटिल्य के किंग को मैकियावेली के प्रिंस से कंपेयर किया तो व्हेन कंपेयर्ड विद ये क्या कहता है, व्हेन कंपेयर्ड विद कौटिल्य किंग मैकियावेलीज प्रिंस अपीयर्स ऑलमोस्ट हार्मलेस। ठीक है, ये पता नहीं क्या बोल गया, मैंने समझा ये बात। जब मैंने कौटिल्य के किंग को मैकियावेली के प्रिंस से कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट हार्मलेस दिखाई पड़े, हार्मलेस दिखाई पड़े। चलो अभी देखते हैं इसको। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है कि कौटिल्य जो है वो इंडियन मैकियावेली है, क्योंकि उसकी रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग है पावर और स्टेट क्राफ्ट की। दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने गलत बोल दिया, इंडियन मैकियावेली नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हम क्यों बोले हैं भैया, पहले हम आए हैं। उपिंदर सिंह दोस्तों कहते हैं अपने एक वर्क है उनका, पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, उसमें जो है वो कंपैरिजन करते हैं, इस कंपैरिजन को रिवर्स करते हैं। वो देखो उपिंदर सिंह एक महिला है, मनमोहन सिंह जी की जो है बेटी हैं, तो वो सजेस्ट करती हैं कि ये कहना बहुत अप्रोप्रिएट होगा कि मैकियावेली जो है इटालियन कौटिल्य है। समझ रहे हो? तो ये जो मैं बातें आपसे बोलता हूँ ना, उपिंदर सिंह की बोलता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, इन्होंने मेरी बात सुन ली। ठीक है, क्योंकि हम क्यों कंपैरिजन करें, इन्होंने कहा इटालियन किंग जो मैकियावेली है वो इटालियन कौटिल्य है, ये इन्होंने सही बात कही। ठीक है, ये सही करा इन्होंने। अब दोस्तों धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोस्तों दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है एंशिएंट इंडिया के। धर्मशास्त्र का मतलब होता है जो धर्म से लिटरेचर डील कर रहा हो। धर्मशास्त्र जो है प्राइमरली नॉर्मेटिव है। धर्मशास्त्र इस बारे में बात करता है कि क्या होना चाहिए, वाट आउट टू बी। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है जो ये बात करती है क्या होना चाहिए। इसका मेन कंसर्न है कि सोशल और कॉस्मिक ऑर्डर को कैसे मतलब जो है बना कर रखना है। धर्मशास्त्र किसके बारे में बात करता है कि सोशल और कॉस्मिक ऑर्डर चलता रहे, मतलब धर्म की पताका चलती रहे, ऑर्डर ये चलता रहे, सोशल, सामाजिक और कॉस्मिक ऑर्डर। मनुस्मृति की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र का ही टेस्ट है। मनुस्मृति एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो ये प्रैक्टिकल है, ये नहीं बात करती क्या होना चाहिए। समझ रहे हो, जो राइट है वही राइट है, मतलब रियल कंडीशन की बात करता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य कभी भी जो है धर्म को इग्नोर नहीं करते हैं, वो क्लियरली प्राइमेसी देते हैं अर्थ को। ठीक है, तो कौटिल्य धर्म से लेना देना कौटिल्य का ज़्यादा नहीं है, वो अर्थ को प्राथमिकता देते हैं। मटेरियल स्टेबिलिटी को जो है कौटिल्य कहते हैं, मटेरियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। धर्म काम मोक्ष तो जो है बात की बात है, पहले मटेरियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। किंगशिप पे बात की जाए तो धर्मशास्त्र जो है बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक है, रिचुअल की बात करता है। ठीक है, और ये लिंक कर देती है किंगशिप को वर्ण सिस्टम के साथ और डिवाइन ऑर्डर के साथ। अर्थशास्त्र बहुत प्रैग्मेटिक है। कौटिल्य कहता है, कौटिल्य जो है पॉलिटिकल सक्सेस और एबिलिटी पे ज़्यादा यूज है। तो कौटिल्य जो है वो वर्ण सिस्टम ज़्यादा नहीं, कौटिल्य कहता है कि तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए राजा बनने की और पॉलिटिकल सक्सेस तुम्हारी गेन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए उस चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण ही आए, ऐसा कुछ नहीं, ना क्षत्रिय है, ऐसा कुछ नहीं। तो धर्मशास्त्र जो है उस सैक्रेड लॉ और कस्टम को प्राइमेसी देती है। अर्थशास्त्र जो है इंपॉर्टेंस देती है किसको, लीगल प्रोसीजर को, एविडेंस को, पनिशमेंट को। ठीक है, ऐसा नहीं कि सैक्रेड लॉ कोई ने बना दिए तो हम जो है ब्राह्मण को कम सजा दें, क्षत्रिय को उस हिसाब से, तो ऐसा कुछ नहीं। ये सिंपल सी बात करते हैं अर्थशास्त्र में कि लीगल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, पनिशमेंट मिलेगी। कौटिल्य धर्म को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन वो किंग को प्राइमेसी ज़्यादा देते हैं और स्टेट को ज़्यादा प्राइमेसी देते हैं मेंटेन ऑर्डर करने में। अर्थशास्त्र जो है ग्रेटर इंपॉर्टेंस देता है गवर्नेंस को, लेकिन पनिशमेंट जो है वो दोनों ट्रेडिशन जो है स्वीकार करते हैं। पनिशमेंट पे जो दोनों लोग स्वीकार करते हैं, दंड देना है, ये धर्मशास्त्र भी मानता है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी दंड पे एक ही बात है। इकोनॉमी के दृष्टिकोण पे देखें तो धर्मशास्त्र जो है लिमिटेड और मॉरल गाइडेंस कहता है, लिमिटेड और मॉरल गाइडेंस धर्मशास्त्र इकोनॉमी पे। अर्थशास्त्र कहती है कि डिटेल इंस्ट्रक्शन देता है टैक्सेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर को लेकर के। अर्थशास्त्र में आपने देखा कैसे टैक्सेशन की बात की गई, ट्रेड की बात की, एग्रीकल्चर की। धर्मशास्त्र इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलता है, लिमिटेड और मॉरल गाइडेंस है इकोनॉमी को लेकर के।
फॉरेन पॉलिसी को लेकर धर्मशास्त्र का कोई जो है डिटेल स्ट्रेटजिक थ्योरी नहीं देता है कौटिल्य के तरीके से। अर्थशास्त्र दोस्तों कंप्लीट थ्योरी देता है इंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के, मंडल सिद्धांत, सद्गुण नीति, 4 उपाय, सब मैंने अभी पढ़ा है। अर्थशास्त्र दोस्तों मोर डेवलप्ड है स्ट्रेटजिक थॉट के रूप में फॉरेन पॉलिसी के लिए। दोस्तों इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कॉम्प्लीमेंटिंग धर्मशास्त्र है। समझ रहे हो, धर्मशास्त्र को कॉम्प्लीमेंट करने वाला अर्थशास्त्र है। जहाँ मनु ने डिफाइन किया है एथिकल एंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के एथिकल एंड क्या होंगे मनु ने डिफाइन किया है। मनु मतलब मनुस्मृति वाले मनु। कौटिल्य ने डिफाइन किया है कि इफेक्टिव मीन्स क्या होंगे, ठीक है। तो एथिकल एंड डिफाइन करते हैं मनु और इफेक्टिव मीन्स डिफाइंड किए हैं किसने, कौटिल्य ने। तो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट दोस्तों ये दीज इन स्टैंड को जो है लेता है, मोरल ऑर्डर पे स्ट्रेस है, अदर स्टेट क्राफ्ट और एम्पिरिसिज्म पे जोर है, अनुभवों। फिर एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभव पे, समझ रहे हो, ये चीज़ है। दोस्तों आज का लेक्चर फिलहाल जो है इतना ही हुआ और दोस्तों हमने जो है ये ख़त्म कर लिया है। अब थोड़ा सा दोस्तों मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आज हम नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको कल कवर करेंगे, ठीक है। अब क्या बचा है, बुक वाला बचा हुआ है। ये मैंने पॉलिटिकल साइंस के कल और आज मैंने अर्थशास्त्र पढ़ाया और आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही, और कल फिर जो है इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज आपका अर्थशास्त्र खत्म हो गया है। ये दोस्तों कल का लेक्चर, आज का लेक्चर पॉलिटिकल साइंस के व्यक्तियों के लिए था जो अर्थशास्त्र को बहुत डीपली पढ़ना चाहते थे, और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में भी काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। धन्यवाद। लाइक दोस्तों कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कल दोस्तों हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आपको समझ आ जाएगा बहुत जल्दी क्योंकि आप पढ़ चुके हो ना अर्थशास्त्र, इसलिए। धन्यवाद।